Hello students, welcome, very warm welcome. Today we are continuing the ninth chapter. Ninth chapter अब हमने start किया था, उसका अभी सिर्फ एक lecture हुआ है and we have moved on to the second lecture. I hope आपको first lecture में कोई problem नहीं आई होगी. तो हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये पहला वाला जो पार्ट था वो तो बहुत सिंपल था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. अब हम यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स लर्न करने वाले हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है ना, और ये हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल के काफ़ी क्लोज है. तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, हमारे घर में सब बीमार होते हैं और एंटीबायोटिक्स सबने हमने हमारे चाहे एल्डर्स हों, हम लोग हों, स्टूडेंट्स हों, आप लोग हो, सब ने कभी ना कभी लाइफ में एंटीबायोटिक्स खाए हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. तो एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स दे आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स विच फाइट अगेंस्ट फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं, एक ग्रुप है ऐसी मेडिसिन का जो कि सिर्फ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में ही इफेक्टिव होती हैं. ये ध्यान रखिएगा. अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज है या फंगल इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, तो एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव. वो उस आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, उसको क्योर कर देंगे. लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है देन एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दैट. कई बार डॉक्टर्स वायरल में भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि मल्टीपल इन्फेक्शन ना हो, मल्टीपल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई ओनली. ये बात आप दिमाग में रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कैसे होता है? फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है, दवाइयाँ बनती हैं फैक्ट्रीज में, लेकिन ये सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाया, कैसे बना, वो सब हम थोड़ा सा देखेंगे. तो एंटीबायोटिक की अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव. हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स नोन हैं और जो कि बहुत मल्टीपल इन्फेक्शंस को क्योर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल आपने दवाइयों के नाम सुने होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो है वो सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था. एंड इट इज पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ड्रग, क्योंकि पेनिसिलिन कई बहुत सारे ऐसे सीवियर इन्फेक्शंस में यूज़ होती है हमारी बॉडी को क्योर करने के लिए. तो इट इज़ लाइफ सेविंग ड्रग और इसका फालतू में थोड़ी इन्फेक्शन होने पे पेनिसिलिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पेनिसिलिन का यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है ना. तो फिर उसके बाद जब हमें सपोज बहुत ज़्यादा पेनिसिलिन हमने पहले यूज़ कर लिया, तो हमें कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जब हमारी बॉडी को वाकई में पेनिसिलिन की ज़रूरत है, पेनिसिलिन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तब वो पेनिसिलिन काम नहीं करेगी क्योंकि आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है ना, वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए हमें दवाइयाँ कम से कम यूज़ करनी चाहिए, मेडिसिन तभी यूज़ करनी चाहिए जब हमें बहुत उसकी ज़रूरत हो या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, तभी मेडिसिन यूज़ करनी है. अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए. Alright, so penicillin was the first produced antibiotic from a fungus. जो पेनिसिलिन थी वो कहाँ से मिली थी? हमें एक फंगस से डिराइव की गई थी. पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस थी उससे डिराइव की थी. और किसने की थी? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. 1929 में इस फंगस को डिस्कवर किया था, इस फंगस की हेल्प से इस मेडिसिन को डिस्कवर किया था, इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था. और वो भी कैसे हुआ था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया वो जो ग्रो कर रहे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं. वो बैक्टीरियल कल्चर पे स्टडी कर रहे थे. तो बैक्टीरियल कल्चर क्या होता है कि एक पेट्री डिश लेते हैं, कांच की एक छोटी सी कटोरी टाइप होती है, एक वेसल होती है, और उसमें हम फंगल ग्रोथ करते हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ करते हैं लैब में रख के उसको अपने क्या कहें ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कि इन्फेक्शन ना हो, मतलब बड़ी स्टेराइल कंडीशन में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. तो ही वॉज ग्रोइंग बैक्टीरियल कल्चर को वो ग्रो कर रहे थे.
तो क्या हुआ कि उनकी जो कल्चर थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, फिनिश हो गई, और एक्सीडेंटली तो उन्होंने देखा कि ये कैसे फिनिश होगी, तो उन्हें पता चला कि एक फंगस वहाँ पे ग्रो कर गई है। मोल्ड मतलब फंगस, एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ अ मोल्ड, मोल्ड फंगस को बोलते हैं, और फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम वहाँ पे ग्रो कर गई, बैक्टीरियल कल्चर जहाँ पे थी उनकी जिस पेट्री डिश में, वहाँ पे वो पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी फिनिश हो गई, सारे बैक्टीरिया गायब हो गए। इसका मतलब उनको एक्सीडेंटली ये समझ में आया कि अगर हम पेनिसिलियम नोटेटम को यूज़ करें तो हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। बाद में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई, ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर फंगस है ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। सो दिस इज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। तो इसकी हेल्प से पहला एंटीबायोटिक नेम्ड पेनिसिलिन वाज discovered and we have been using it till date. It is very very effective antibiotic and ये आपको ध्यान रखना है, बार बार ये स्पेसिफाई कर रहे हैं आपकी बुक में कि पेनिसिलिन जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ फंगस, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं बनी है, फंगस से बनी है। नेक्स्ट, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले पेनिसिलिन हो गई। पेनिसिलिन के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय सेल्मन वैक्समैन इन अ सिमिलर वे, मतलब ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, और ये जिस बैक्टीरिया से मिली हमें उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस उसका क्या नाम हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, ग्रीसियस उसका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है उस बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे आपको कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स दे रखे हैं, एंटीबायोटिक के नेम्स, उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म और वो किस डिजीज की ट्रीट करने में यूज होते हैं। पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन देखो हमें किस फंगस से मिली है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ठीक है, आजकल जो हम फैक्ट्री में जो बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, वो इस फंगस के थ्रू हो रही है, और डिजीज कौन सी ट्रीट करती है, टेटनस एंड डिप्थीरिया। देन सेकेंड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी जो डिजीज होती है, लंग इन्फेक्शन जो है। नेक्स्ट इज क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। अब देखो बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे सिर्फ 4 दे रखी है, क्लोरोमाइस्टिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है। ये किससे मिली हमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरोफेसियंस, और ये टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड में बहुत इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट इज एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन किससे मिली, स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोस से, और ये रिकेट्सियल फीवर, रिकेट्सिया होता है एक फीवर होता है, उसके अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव है। आपको ये याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें ये पूछ सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको ये याद होना चाहिए, और स्पेलिंग्स ध्यान से लिखना, अंडरलाइन करना मत भूलना साइंटिफिक नेम को। तो ये हो गई कुछ एंटीबायोटिक्स और उनके जो सोर्स था जहाँ से वो मिली और किस डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि एक एंटीबायोटिक अच्छा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ गुड एंटीबायोटिक। तो क्या है, सबसे पहला क्या है कि इट शुड बी एबल टू किल अ वैरायटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होना चाहिए। इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में बोले, इन डिफरेंट वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट जो हमारा एंटीबायोटिक है इट शुड नॉट बी डिजीज स्पेसिफिक। मतलब एक जो हम एंटीबायोटिक डेवलप कर रहे हैं वो बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव है, हम ये ट्राई करें कि वो और भी एक से ज़्यादा डिजीज़ को क्योर कर सके, ताकि हम जो दवाई बना रहे हैं वो मल्टीपल यूजेस हों उसके, है ना। तो इसलिए हम उसको क्या बोला है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होना चाहिए। उसका जो स्पेक्ट्रम है, जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है, वो एरिया थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट उसको इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है। देन नेक्स्ट इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जब कोई हमारी दवाई है, मेडिसिन है जो हम ले रहे हैं, वो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है उसको किल कर रही है, जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ब्रेक कर रही है, उसको किल कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन हमारे सेल्स को भी अफेक्ट करेगी, हमारे सेल्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको भी अफेक्ट करेगी। तो हमारी जो मेडिसिन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि साइड इफेक्ट्स कॉज ना करे। ऐसा नहीं है कि हमारी शरीर में एक जगह बीमारी ठीक की, दूसरी जगह बीमारी पैदा कर दी, तो नो, मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो कि साइड इफेक्ट्स कॉज ना करे। इट शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू आवर बॉडी। हालांकि जो
जो कुछ सीवियर डिजीजेस होती हैं जैसे कैंसर है, इसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं। वो कीमोथेरेपी क्यों होती है? ताकि जो सेल्स हैं आसपास के, जो रेडिएशन भी यूज़ करते हैं, कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसके आसपास, वो सेल्स क्योर हो गए लेकिन उसके आसपास के रीजन्स को, उन सेल्स को भी ना बर्न कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पाए। तो कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनको कि हमें क्योर करना है, जान बचानी है, तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वी कैन नॉट अवॉइड इट, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ये ट्राई किया जाता है जब हम कोई मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं कि उसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों या फिर ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हों। वैसे ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी मेडिसिन का नहीं होता है, थोड़ा बहुत हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। अभी देखो कोविड की जो वैक्सीन्स बनी हैं, जो अवेलेबल हैं इंडिया में, तो उनकी भी अभी एफिकेसी प्रूव नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि वैक्सीन लगवाई, वो पीरियड भी निकल गया कि वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए बॉडी में जो 2 या 3 महीने का पीरियड चाहिए, इवन 6 मंथ्स भी निकल गए, फिर भी उन लोगों को भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। मैंने खुद केसेस देखे हैं अपने आसपास, तो दैट इज़ वाई आई एम स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली अबाउट इट। तो ये है कि अभी ये जो एंटीबायोटिक्स या जो ये वैक्सीन्स प्रोड्यूस होती हैं, इनके टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि इमरजेंसी में दवाई बनानी पड़ी, तो चलो ठीक है, कुछ से कुछ नहीं थे तो कुछ बेटर है दैट वे, सो दैट्स वाई इट वाज अलाउड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। अब देखो, जो हमारी जो एंटीबायोटिक है वो जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको तो किल करे, लेकिन जो हमारी बॉडी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था, कि बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट में रहते हैं, हमारी स्किन पे रहते हैं, हमारी बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स में रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। तो जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हमारे जो फ्रेंड हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको हार्म पहुंचाए। तो जितनी भी मेडिसिन है, दे शुड नॉट हार्म आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, दे शुड नॉट किल द बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। नॉर्मल बैक्टीरिया को किल नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ कौन से बैक्टीरिया को किल करना है? जो डिजीज कॉजिंग है उनको किल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, इसके अलावा एक तो बीमारी वाली बात होगी, अब बैक्टीरिया और कैसे यूजफुल हैं, एंटीबायोटिक्स और कैसे यूजफुल हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, स्पेशली फॉर फ्रेश मीट, फिशेस, ये इनमें ये रॉटन ना हो जाए, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। फॉर ट्रीटिंग एनिमल फीड, एनिमल्स को जो हम फीड देते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। देन फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस, प्लांट्स में भी जो डिजीजेस हैं उनको अवॉइड करने के लिए भी ये जो हमारे हैं एंटीबायोटिक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। All right, this was all about antibiotics. Now we are studying a new term, that is the word serums. अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कुछ टर्म्स, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी और सिंपल टर्म्स आपको, न्यू टर्म्स सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप कि आप साथ के साथ याद कर लें उसको। मैं इसको बहुत लेंथी नहीं खींचूंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज़ डू मेंशन इट इन दी, जो चैट सेक्शन होता है उसमें आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और एक और चीज़, ऐप में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे से चैट करते रहते हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हूँ। होता क्या है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना, कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कि बच्चे का लेवल क्या है। हालांकि मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँ कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है वो भी समझ सके, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे को ये तो आता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को उस टर्म में शायद कन्फ्यूजन होता है। तो आप प्लीज़ बी वेरी फ्रैंक, बी वेरी ओपन, और आप क्लियरली पूछिए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या ये टर्म में प्रॉब्लम है, तो उसमें मेरे को हेल्प मिलती है उससे कि मैं और कितना डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अभी हम जो टर्म पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं सीरम। अब सीरम, आपने 2 वर्ड और सुने होंगे, एक वर्ड है सीबम, SEBUM, और एक और वर्ड होता है सीमेन, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीबम क्या है? ये जो टर्म है ये हमारे स्किन में जो ऑयली जो सिक्रीशन होता है ना, कई बच्चों के बहुत ज़्यादा होता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो सीबम के सिक्रीशन, जो सिक्रीशन होता है उसको हम सीबम बोलते हैं। हमारी स्किन पे जो ऑयली सिक्रीशन होता है उसको हम सीबम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन में, उनके थ्रू सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है। तो ये जो सीबम है ये
बेसिकली हमारी स्किन को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। देन ये हो गया सीबम। दूसरी जो टर्म है दिस इज सीमेन। सीमेन जो है वो एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है जो कि मेल्स में होता है और वो स्पर्म्स के नरिशमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फ्लूइड होता है सीमेन जो कि स्पर्म्स के नरिशमेंट में यूज होता है। तो सीबम और सीमेन ये अलग टर्म्स हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीरम, SERUM, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सीरम क्या होता है? आप सबको चोट लगी है ना, हम बच्चे छोटे होते हैं, गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है सब बच्चों को। तो क्या होता है, चोट लगती है तो खून निकलता है थोड़ा सा, और उसके बाद जो आपका जो इंजरी होती है वो मम्मी डिटॉल लगाती है, जो भी लगाती है उसको क्लीन करके, और आप बैंडेज लगाओ, या उसको कुछ कट्स होते हैं जिनको हमें खुला छोड़ना पड़ता है तभी वो क्योर हो पाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो इंजरी है हमारी, उसके ऊपर एक हार्ड ब्राउनिश कवरिंग डेवलप हो जाते हैं जिसको हम हिंदी में खुरंट बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्कैब, SCAB, स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है हमारा जो कट है उसके ऊपर। तो सीरम क्या होता है कि ब्लड में से अगर हम ब्लड के सारे सेल्स निकाल दें, जो उसमें सेल्स होते हैं, WBCs हैं, RBCs हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो सारे अगर निकाल दें, और जो उसके क्लॉटिंग एजेंट्स हैं उनको निकाल दें, तो जो फ्लूइड जो बचता है, इट्स पेल येलो कलर का जो फ्लूइड बचता है, वो जब सूख जाता है तो वो स्कैब बनाता है, और उसी फ्लूइड को हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड ही सीरम कहलाता है। ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, जबकि ये सब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, फाइब्रिनोजन वगैरह जो भी सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि सीरम होता क्या है। सीरम ब्लड का वो पार्ट है, सीरम मीन्स ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड। इट मे कंटेन न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स एटसेट्रा। मतलब सारे की सारे जो सॉलिड ऑर्गेनेल्स थे ब्लड में वो निकाल दिए हमने, तो जो लिक्विड पार्ट बच गया, और उसमें केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, और सारे के सारे आपके जो भी केमिकल्स होते हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं उसमें। ओके, नाउ सीरम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। सेरम कंटेन्स एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं सीरम में ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन। अब सीरम्स को हम एक बैक्टीरियल इन्वेजन के लिए एक प्रिवेंटिव मेथड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो वैक्सीन्स बनती हैं वो भी सीरम के प्रिंसिपल पर ही बनती हैं। कैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट सीरम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि अ स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एनिमल सच एज हॉर्स और अ काउ। क्या किया इन्होंने कि किसी पर्टिकुलर बीमारी का एक ऑर्गेनिज्म को, एक कोई भी एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको एक पर्टिकुलर बीमारी है, ठीक है, तो उसके बॉडी में से, उसके ब्लड में से सीरम निकाल के एक हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करेंगे। एक इन्फेक्टेड एनिमल का ब्लड सीरम लेके एक हेल्दी एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब हमने हेल्दी एनिमल की बॉडी में वो थोड़ा सा अमाउंट इंजेक्ट किया है और उसको भी डाइल्यूटेड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, तो जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं एक हेल्दी एनिमल में, तो हेल्दी एनिमल की जो बॉडी है वो जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब फाइट करते हैं, उसके WBCs फाइट करते हैं जो इन्फेक्शन आया है उसके अगेंस्ट, और फाइट करने के बाद एक नया केमिकल बनाते हैं जो कि उस जो एनिमल है, हेल्दी एनिमल है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होने से बचा लेता है उसको। तो अब ये जब बार बार जब हम ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी बॉडी में अल्टीमेटली, उसकी बॉडी में जो ब्लड में ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाता है वो ब्लड और उसकी बॉडी, कि अब वो जब इन्फेक्शन होगा तो उस एनिमल को उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एनिमल का फिर सीरम लेके और फिर उसकी हम वैक्सीन बनती है। तो वैक्सीन जो बनती है उसका प्रिंसिपल यही होता है। तो ये सीरम बनाने की टेक्निक बता रहे हैं आपको कि द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। आफ्टर सेवरल इंजेक्शंस ऑफ द सेम टॉक्सिन, इस एनिमल के ब्लड को निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, बिल्कुल चिल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो जो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, जो सीरम है, वो सेपरेट हो जाता है,
और उसको हम बोलते हैं सीरम, ठीक है, जो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड जो सेपरेट हो गया। अब इस ये स्नेक बाइट ट्रीटमेंट जो है उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है। ओके, एंटीवेनाइन बोल रही है। तो ये सारी ये बेसिक प्रिंसिपल है कि वैक्सीन कैसे बनती है, सीरम कैसे बनती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एक और काम हुआ है कि ह्यूमन जीन्स जो हैं उनको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ह्यूमन जीन को ह्यूमन क्रोमोसोम में से सेपरेट किया गया और एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इशरेशिया कोलाई, उसमें वो इंट्रोड्यूस की गई। अब ये बैक्टीरियल कल्चर इसमें क्यों इंट्रोड्यूस की गई? क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है इसका। अभी जो जीन डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स थे वो इस बैक्टीरिया में से निकाल लिए, तो अब यहाँ पे ये क्या बन गए, ये ऐसे इंसुलिन जो था नया केमिकल बन जाता है। जो इंसुलिन जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पे यूज़ होता है या जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सबसे पहले ई कोलाई के थ्रू इस तरीके से बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, अब ये कुछ बता रहे हैं कि सेरम कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो ये आप याद रखें तो रखें, नहीं तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, पढ़ लो। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए या फैक्टर 9 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के थ्रू जो सेरम कंपाउंड्स डेवलप किए गए उनके एग्जाम्पल्स हैं 2। अब नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है कि जो अभी हमने पढ़ा कि हमने एक हेल्दी एनिमल के अंदर इन्फेक्टेड सीरम इंजेक्ट किया, तो वो हेल्दी एनिमल जो है उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी अगर हम उस हेल्दी एनिमल का सीरम ले लें तो वो हमारी वैक्सीन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होगी? अ प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड और डेड जर्म सब्सटेंसेस। मतलब ये कैन हटा दो, कैन की ज़रूरत नहीं है ना, कि वैक्सीन क्या है कि वीकेंड जर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं या डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं हम। जो हमारा वैक्सीन है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, उसमें वीकेंड जर्म्स होते हैं, मतलब बहुत जो जर्म की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, और या फिर डेड होते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ introducing these weakened or dead germs into the body of a healthy organism for developing resistance to a particular disease. वैक्सीन जो है वो सॉल्यूशन है जिसमें कि वीकेंड या डेड जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एक हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या इम्यूनिटी उसमें पैदा कर सकते हैं। दोनों केस हो सकते हैं। वैक्सीनेशन है, प्रोसेस है। वैक्सीन इज अ particular liquid or a substance, and vaccination is the process of injecting that vaccine into the body of a healthy organism to prevent him or her against getting infected with certain diseases. ऑलराइट, अब वैक्सीन जो है बहुत सारी डिजीज के लिए अवेलेबल है, सच एज कॉलरा, टाइफॉइड, मीजल्स, चिकन पॉक्स एटसेट्रा. On injecting them into the body, the person gets disease in mild form and his body gets stimulated to produce antitoxins. मतलब हमारी बॉडी में अगर ऐसा इन्फेक्शन वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन हमारी जो WBCs हैं उनको स्टिमुलेट करती है। WBCs फाइट करते हैं, उस हल्का सा इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है बस, तो WBCs हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और ज़िंदगी भर के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मतलब WBCs को ये पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी में ये डिजीज़ आएगी, ये इन्फेक्शन आएगा, तो इसको कैसे किल करना है। ये जो इम्यूनिटी मिलती है आपको वैक्सीनेशन के थ्रू, ये लाइफ लॉन्ग रहती है, लाइफ लॉन्ग वैलिड होती है। The antitoxins provide immunity against any future attack of the particular disease germs. फिर वो दोबारा बीमारी नहीं होती है जिस इंसान को वैक्सीन लग जाती है, प्रोवाइडेड कि वो वैक्सीन इफेक्टिव हो, प्रूवन हो। ओके, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन्स की अगर हम किसी हेल्दी इंसान की बॉडी में टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर दें, पॉइजन इंजेक्ट मतलब टॉक्सिन मतलब कोई इन्फेक्शन इंजेक्ट कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में वो बॉडी क्या केमिकल बनाएगी, उसके WBCs कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन सा केमिकल बनाएंगे, तो जो केमिकल बनता है उसको हम एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। तो इट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडीज विच रिएक्ट विद द पॉइजन और द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वेडिंग जर्म्स। जो भी जर्म्स आ रहे हैं बॉडी में वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारी बॉडी जो कि हेल्दी है वो उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नाउ
2 कॉमन वैक्सीन्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया। अब बहुत जो 2 कॉमन वैक्सीन है उनके नाम दे रखे हैं। टैब वैक्सीन है टाइफॉइड की, ये टाइफॉइड की वैक्सीन होती है, टाइफॉइड एंटी टाइफॉइड टाइप ए एंड बी, ठीक है। और ये BCG वैक्सीन है, ये होती है बैसिलस कालमेट-ग्वेरिन। कालमेट ये टीबी के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। इनकी भी अगर आप फुल फॉर्म याद कर लें तो अच्छा है। बैसिलस तो बैक्टीरिया हो गया, और कालमेट एंड ग्वेरिन जो हैं ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। ओके, नाउ अनदर टर्म टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? They are the inactivated toxins of the particular bacteria which can still stimulate the production of the respective antibodies such as those producing immunity against diphtheria and tetanus. मतलब अभी एक नई टर्म पढ़ रहे हैं हम, टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड क्या होते हैं? जो कि टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, उनको जब हमने इनएक्टिवेट कर दिया, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आया, हमारी बॉडी ने एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, तो वो टॉक्सिन जो थे वो इनएक्टिवेट हो गए, उनको टॉक्सॉइड बोलते हैं। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? एक बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया, इन्वेड किया, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस किया? टॉक्सिन प्रोड्यूस किया हमारी बॉडी के अंदर। उस टॉक्सिन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। अब एंटी टॉक्सिन के इफेक्ट से वो टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो गया, वो जो सब्सटेंस अब किस में कन्वर्ट हो गया? वो टॉक्सॉइड में कन्वर्ट हो गया। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो हैं उसको हम टॉक्सॉइड बोल रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब कि उसकी जो हमें इंजर करने की ताकत थी वो खत्म हो गई। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो वैनिश हो जाएगा हमारी बॉडी से, है ना, इट विल रिमेन देयर, लेकिन उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई। वो जो एक्टिव फॉर्म में था, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा था, वो चीज़ उसकी खत्म हो गई। तो टॉक्सॉइड क्या है? दे आर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच कैन स्टिल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में वो हैं और वो क्या कर रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था ना कि डेड या वीकेंड जर्म्स दोनों ही वैक्सीन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो या दोनों ही वैक्सीन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टॉक्सॉइड्स हैं, अब ये डेड जर्म्स मान लेंगे हम इनको, डेड इन्फेक्टिव जो भी आए थे हमारी बॉडी के अंदर, हम ये मान लें कि ये अब किल हो चुके हैं, दे आर नो लॉन्गर अलाइव, दे आर डेड, फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल डिप्थीरिया और टेटनस में ये केस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इसका और डिटेल आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ बैक्टीरिया रोल इन एग्रीकल्चर। में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन साइकिल का थोड़ा सा है, तो ये मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए। इस अभी के लिए इतना बहुत है। कुछ टर्म्स जो आपने पढ़ी हैं आप इनको ध्यान से लर्न करिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऐप था उसको हमने पेड कर दिया, हालांकि कॉस्ट इज़ वेरी वेरी मिनिमम, बहुत कम कॉस्ट रखी है मैंने, लेकिन फिर भी वी हैड टू डू इट, है ना, वी हैड नो अदर ऑप्शन। एंड चिल्ड्रन ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर बना दिया था, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इट वॉज ख़राब हो गया वो पूरा के पूरा चैप्टर। तो बस अब मैं ये चैप्टर फिनिश करके आपका केमिस्ट्री लेती हूँ फटाफट, है ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐप में फिर बायो का चैप्टर, बायो का सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद केमिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो ये वाला जो सेशन है आपका ये पूरा हो गया, और उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग ये पढ़िए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। ओके।